Good morning, all. Let's continue with thermodynamics. Before starting with thermodynamics, let's start with some revision. Okay. Now in the revision हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है? तो हम लोगों ने 4 टाइप की प्रोसेस पढ़ी है. एक पढ़ी है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है. अब आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम लोगों को अगर याद होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है, सॉरी डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, एंड डेल्टा यू which becomes equal to that of delta h, और इन दोनों की वैल्यू हो जाती है 0. Now according to this we all know that delta u is equals to q plus w, ठीक है. This is called as first law of thermodynamics. This is called as first law of thermodynamics, ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूँ, that q is equals to minus w और else w is equals to minus q, ठीक है. अब W के आइसोथर्मल प्रोसेस में दो फॉर्मूलाज आ जाते हैं, याद रखना. W के आइसोथर्मल प्रोसेस में दो फॉर्मूलाज आ जाते हैं, एक नॉर्मल वर्क डन विच इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या फिर दूसरा रहता है W मैक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1. अब W के माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V के फॉर्मूला को हम लोग रिएक्शन के लिए कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, तो W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी. याद रखो यहाँ पे पी एक्सटर्नल डेल्टा V को ही हम लोग पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से डेल्टा एन जी आर टी कर सकते हैं. तो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन की ये सारे फॉर्मूलाज थे, एंड वर्क डन इज नथिंग बट माइनस क्यू, ठीक है. तो ये इतना पार्ट हम लोगों ने आइसोथर्मल का देख लिया था. अब सेकेंड प्रोसेस जो हम लोगों ने देखी है वो देखिए. हाँ, याद रखो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है. इररिवर्सिबल मतलब क्या, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. इररिवर्सिबल मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. एंड रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, तो वेरिएबल प्रेशर प्रोसेस, ठीक है. तो ये हम लोगों को पता है. अब सेकेंड हम लोगों ने देखा था आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. अब आइसोकोरिक में डेल्टा वी बिकम्स 0, ठीक है. आइसोकोरिक में डेल्टा वी बिकम्स 0. अब डेल्टा वी अगर 0 हो गया तो वर्क डन की वैल्यू विच इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इट विल बिकम 0. करेक्ट बोल रहे हो स्वयं. अब यहाँ पे वर्क डन ही अगर 0 हो गया तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. एंड अब डब्ल्यू की वैल्यू अगर 0 हो गई तो डेल्टा यू विल बिकम इक्वल टू दैट ऑफ क्यू. और एग्जाम में बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को क्यू की वैल्यू पहले से दी होगी, एंड एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को क्यू दिया नहीं रहता, वो भी हम लोगों को फिगर आउट करना पड़ता है, बट वो हम लोग बात की बात देख लेंगे, ठीक है. अब डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है. ये हम लोगों का फॉर्मूला है. अब डेल्टा वी की वैल्यू ही अगर 0 हो गई तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ डेल्टा यू, ठीक है. ओके, तो ये भी हम लोगों ने देखा था, ये भी याद रखना. कंडीशंस अंडर विच डेल्टा एच बिकम इक्वल टू दैट ऑफ डेल्टा यू, वहां पे ही मैंने लिख के दिया था, नहीं तो तुम लोग बोलोगे अरे ये तो लिख के दिया ही नहीं है सर ने. तो ये लिख के दिया है, बस हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में ये लिखा था, तो मैं तुम लोगों को एक इन जनरल सारी चीजें वापस रिवाइज करा के दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है. थर्ड प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस. हाँ, बाय द वे दिस इज कॉल्ड एज क्यूवी, ठीक है. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज क्यूवी विच इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये मैंने तुम लोगों को चीख चीख के बहुत बार बताया भी है, ठीक है. अब आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस इज व्हाट, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब जहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. वेरी नाइस. तो डेल्टा पी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 0. एंड अगर डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे हम लोगों को सारे पैरामीटर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेशर तो किसी फॉर्मूला में आता ही नहीं है, डेल्टा पी ये किसी भी फॉर्मूला में आता नहीं है. तो यहाँ पे हम लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं. सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो समझ लो वर्क डन का फॉर्मूला. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. यहाँ पे रिवर्सिबल कंडीशन नहीं आएगी, बिकॉज
रिवर्सिबल कंडीशन ये वेरिएबल प्रेशर पे रहती है और हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, करेक्ट। अब डेल्टा यू अगर तुम लोगों को निकालना है तो डेल्टा यू के लिए हम लोगों के पास अलग फॉर्मूलाज है जो हम लोग एंट्रेंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ क्यू प्लस डब्ल्यू इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को डेल्टा यू निकालने के लिए अलग से फॉर्मूलाज रहते हैं, बट यहाँ पे तुम लोगों को डब्ल्यू निकाल के क्यू की वैल्यू पहले से दी रहेगी और डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। एंड अगर इतना आ गया तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यूपी। ये एक हम लोगों ने इसमें डिरिवेशन की थी छोटी सी, जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं बैठूंगा। एंड विच इज नथिंग बट डेल्टा एच विच इज नथिंग बट क्यूपी विच इज नथिंग बट डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूलाज हम लोगों ने हर एक के लिए अलग अलग जगहों पे डिराइव किए हैं, ठीक है। अब फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो हो जाता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ जीरो, ठीक है। डेल्टा यू बोल रहा हूँ, सॉरी, क्यू बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ जीरो, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू जीरो, हीट यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डेल यू कभी नहीं रहता, सिर्फ डी क्यू रहता। अब ये होने के बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बट अगर क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू की वैल्यू बन जाएगी इक्वल्स टू दैट ऑफ डब्ल्यू। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड अब W के लिए हम लोगों के पास कौन सा फॉर्मूला है, तो W का फॉर्मूला हम लोगों को एक ही यूज करना है यहाँ पे, विच इज नथिंग बट माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब यहाँ पे W मैक्स होता है या नहीं होता, तो याद रखो यहाँ पे W मैक्स आता है। W मैक्स दो प्रोसेस में होता है, एक आइसोथर्मल और दूसरा रिवर्सिबल। बट यहाँ पे जो W मैक्स का फॉर्मूला रहेगा वो हम लोग एंट्रेंस में देखेंगे, अभी के लिए हम लोगों को नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी W मैक्स आता है, बट वो एंट्रेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए भूल जाओ। एंड डेल्टा एच का तो हम लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा डेल्टा एच का और एक फॉर्मूला है, बट वो एंट्रेंस में, याद रखो, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। हर एक प्रोसेस के लिए सेम फॉर्मूला से थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंट्रेंस में तुम लोगों को और दो तीन फॉर्मूलाज में तुम लोग सिखाऊंगा, बट उसमें भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो हर एक प्रोसेस अपने को अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए, यहाँ तक तुम लोगों को सारी पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब ये मतलब हम लोगों ने ये सेकेंड या थर्ड टाइम रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को, अच्छा हाँ, याद रखो, हर एक मतलब मुंबई में जितने भी ब्रांचेस हैं उन सबके ग्रुप्स मैंने बना के रखे हैं, जिनके ग्रुप के ऊपर मैं हर एक लेक्चर के बाद पीपीटी सेंड करता हूँ, मतलब ये फाइल सेंड करते रहता हूँ। तो अगर किसी भी ब्रांच पे अभी तक ग्रुप नहीं बना होगा तो मुझे प्लीज मैसेज करना, मैं एक ग्रुप की लिंक तुम लोगों को सेंड करूंगा, बाकी स्टूडेंट्स को तुम लोग ऐड करने का काम कर दोगे। ओके, औरंगाबाद और नासिक दोनों जगह पे। ओके, औरंगाबाद, नासिक और बोरिवली तीनों ब्रांचेस की ग्रुप बना देंगे, तुम लोगों को ये फाइल सेंड कर दिया करूंगा। ओके, अब एंथैल्पी हम लोगों ने सीखा था। एंथैल्पी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो देखो पहले तो हम लोगों ने फॉर्मेशन, एंथैल्पी एंड ऑल बहुत सारी चीजें पढ़ी। मुझे तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज याद दिलानी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो जाती है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स, वेरी नाइस, इट बिकम्स जीरो, इट बिकम्स व्हाट, जीरो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा था बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा है अगर तुम लोगों को याद होगा, ठीक है। अब लाइक वाइज हम लोगों ने बाद में बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ी है, तो बॉन्ड एंथैल्पी में वापस, बॉन्ड एंथैल्पी, अगर मुझे बताओ बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड अगर मुझे ब्रेक करना है तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी इज पॉजिटिव, करेक्ट, ठीक है।
एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाती है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी बिकम्स नेगेटिव। वेरी नाइस, ठीक है। तो ओके, जो कोई विले पार्ले ब्रांच वाले हैं वो भी, मतलब जो कोई भी अभी तक ग्रुप में नहीं है किसी भी, मुझे मैसेज करे, हम लोग ग्रुप बना लेंगे, और पहले से अगर ग्रुप होगा तो मैं तुम लोगों को ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, अब बॉन्ड एंथैल्पी को यूज करके अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। लिख दो, ये कंप्लीट करो। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, वी आर स्टार्टिंग विथ स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑफ रिएक्शन, ओके। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या? तो देखो, नेचर में दो रिएक्शंस होती है। एक रिएक्शन रहती है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, विच अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विच अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। मतलब क्या? तो सेम एग्जांपल, हमारा चाय का कप, गरम गरम चाय है इसके अंदर, ठीक है। अब ये गरम चाय मैंने ऐसे ही बाहर रख दी, तो कुछ टाइम के बाद ये चाय का कप क्या हो जाएगा बताओ? एक गरम चाय का कप ऐसे मेरे रूम में पड़ा है, तो कुछ टाइम के बाद ये चाय का कप क्या हो जाएगा? इट विल ठंडा। कूल डाउन, करेक्ट, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल कूल डाउन, एंड ये कूल डाउन हो रहा है, ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद कूल डाउन तो अपने आप होगा, बट तुम लोगों ने ऐसे ठंडी चाय रूम में रख दी, तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप गर्म हो जाती है क्या? नो। तो फर्स्ट एग्जांपल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, कूलिंग ऑफ आइस, सॉरी कूलिंग ऑफ टी, या फिर कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल अगर देने जाऊं, तो देखो, मेरे पास दो बल्ब्स है विच आर कनेक्टेड वाया अ स्मॉल ट्यूब, एंड यहाँ पे एक कॉर्क है। इस बल्ब के अंदर गैस 1 है, एंड इस बल्ब के अंदर गैस 2 है, ठीक है। या फिर एक जगह पे नाइट्रोजन गैस है एंड दूसरे जगह पे ऑक्सीजन गैस है। मैंने ये बीच में जो ट्रायंगल है, जो डोर है, उसको ओपन कर दिया, ठीक है। बीच में जो ट्रायंगल है या फिर डोर है उसको ओपन कर दिया, तो मुझे बताओ, नाइट्रोजन बोलेगा क्या कि मैं इसी कंटेनर में रहूंगा, और ऑक्सीजन बोलेगा क्या मैं इसी कंटेनर में रहूंगा, या दोनों मिक्स हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैस अपने आप हमेशा मिक्स होने ही वाली है, ठीक है। अब मेरे पास एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, मेरे पास एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। मस्त में एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है मेरे पास। हम्म, हम्म, अब मस्त वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ऐसे चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का ग्लास जो है, वो पूरा टाइम ऐसे चिल्ड रहेगा, या हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये पूरा टाइम चिल्ड रहेगा या थोड़े टाइम के बाद ये कूल डाउन बोलने के बदले हॉट, गर्म हो जाएगा? ऑब्वियसली ये इसमें से कंडेंसेशन हो रहा है, एंड ये धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल रीच टू अ नॉर्मल टेम्परेचर, करेक्ट बोल रहे हो, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो इट विल रीच रूम टेम्परेचर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय अ कोल्डर बॉडी, ठीक है, कोल्डर बॉडी, वो नॉर्मल टेम्परेचर या फिर नॉर्मल किसी चीज से ज्यादा कोल्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक ही है, अरे सच्ची। तो तुम लोगों ने कभी इसे देखा नहीं है क्या? ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं। तो अब सिमिलरली समझ लो कि ऐसा एक अपहिल एरिया है, ठीक है, और इस अपहिल एरिया में एक यहाँ पे एक छोटा सा
बॉल है या फिर एक बॉल बेयरिंग है, एंड इसको मैंने ऐसे चुक करके कैसे थोड़ा सा पुश दे दिया, तो इट विल मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस जो हो रही है, ये सारी प्रोसेस कौन सी हो गई? तो ये सारी, ये अभी हम लोग नया पार्ट पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का। ठीक है, ये रिवीजन नहीं है, ये अभी तक हम लोगों ने कभी किया भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, दीज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, और एक बता देता हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें अपने आप होने वाली है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड इसी बदले नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन सबका उल्टा कर दो। मुझे बताओ, कोई भी कोल्ड बॉडी अपने आप गर्म होने वाली है क्या? कोल्ड बॉडी या फिर रूम टेम्परेचर वाली बॉडी, हम लोगों के पास एक ठंडी चाय है, वो अपने आप कभी गर्म होगी क्या? तो नहीं होगी। हम लोगों के पास एक रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, जो हम लोगों ने बहुत टाइम से ऐसे ही बाहर निकाल के रखी है, तो बाहर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे जो कोल्ड ड्रिंक है वो अपने आप ठंडी होने वाली है क्या? तो वो भी नहीं होने वाली है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, दो गैसेस मिक्स्ड है, वो अपने आप सेपरेट होने वाले हैं क्या? कभी ऐसे होता है क्या कि साला एयर है? हाँ, ये क्वेश्चन बीच में मुझे किसी ने तो सेंड किया था। तो देखो कि हम लोगों के पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ए, बी और सी ऐसे तीन गैसेस हैं। ए की डेंसिटी है 2 ग्राम पर लीटर, बी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर लीटर, एंड सी की डेंसिटी है 3 ग्राम पर लीटर। मुझे बताओ कौन सी गैस नीचे रहेगी और कौन सी गैस एकदम ऊपर रहेगी? कौन सी गैस कंटेनर में एकदम नीचे की तरफ रहेगी और कौन सी गैस कंटेनर में एकदम ऊपर की तरफ रहेगी? हाँ ना, करेक्ट। अब जो कोई बोल रहा है कि सारी गैसें सी की सबसे नीचे रहेगी और बी सबसे ऊपर रहेगी, मैंने तुम लोगों को इधर ही बताया ना कि गैसेस हमेशा मिक्स करना पसंद करती है। तो ये सारी गैसेस मिक्स करने वाली है, ऐसे कोई भी गैस नीचे रहेगी या फिर कोई भी गैस ऐसे ऊपर रहेगी, ऐसे नहीं होता। कभी देखा है क्या कि रूम में साला ऑक्सीजन नीचे है एंड ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है ही नहीं? ऑक्सीजन, अज्यूमिंग कि ऑक्सीजन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ऑक्सीजन है और ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जो ऊपर की तरफ रहने वाले लोग हैं, मतलब बिल्डिंग में अगर कोई 7th 8th 9th फ्लोर पे रह रहा है, तो उसको तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो गैस की डेंसिटी मैटर नहीं करती, गैस हमेशा मिक्स्ड फॉर्म में ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर नहीं होता तो साला क्या होता क्या पता, बिल्डिंग में हम लोग शायद से रह नहीं पाते। ठीक है, तो इसका उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाली है। ये बॉल एक बार नीचे पहुंच गई, तो ये वापस ऊपर जाने वाली है क्या? तो इट विल नॉट गो अनलेस एंड अनटिल वी आर प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हाँ, ऐसे टाइम पे हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करने पड़ते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? तो द प्रोसेस, रिएक्शन बोलने के बदले सिर्फ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो द प्रोसेस विच डू नॉट अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं अभी फोकट टाइम पास नहीं करूंगा तुम लोगों का। हाँ, H2O2 इवॉल्विंग O2 इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, करेक्ट बोल रहे हो जिंक्यो? तो ये लिख दो जरा जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सुनने में आ रहा है तुम लोगों को वेकेशन मिलने वाली है, बड़े खुश होंगे तुम लोग। चलो चलो, मजे करना वेकेशन में। डोंट वरी, होमवर्क तो मिलने ही वाला है, बट लिमिट में रहेगा, समझ के देंगे कि यार वेकेशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही देंगे।
Yes, we can say that process which requires external force. अरे रे, बुरा हुआ आपके लिए जैन। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। हाँ, और हाँ, जिस किसी का बैकलॉग बाकी है प्लीज बैकलॉग ही कवर करना, ठीक है। मैं मेरी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि ज्यादा होमवर्क तो ना ही दूं। लेट्स सी। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस नेचर में होगी और कौन सी नहीं होगी, वो हम लोगों को कैसे पता? अभी वो हम लोगों को सोचना है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को ये तो पता होगा कि हम लोगों ने गलती से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिक्स किया तो हाहाकार, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है एंड इट फॉर्म्स H2O, ठीक है। ये हम लोगों को पता होगा, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर, एंड ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है प्रोवाइडेड दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ लिटिल बिट ऑफ हीट और समथिंग, ठीक है। बट कभी ऐसे देखा है क्या कि तुम लोगों के घर में ऐसे पानी पड़ा है एंड ये पानी में से अपने आप हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है एंड ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है? कभी ऐसा देखा है? ऐसे होता है क्या कि भाई धूप में पानी रख दिया और ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होना स्टार्ट हो जाए तो हम लोगों की एनर्जी की सारी नीड्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें से हम लोग हाइड्रोजन के सेल्स बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम लोग के पास पानी तो दुनिया भर का है बट ये रिएक्शन डायरेक्ट होती नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो दैट इज द क्या बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी नहीं है वो हम लोगों को सोचना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, विच आर द, सॉरी व्हाट आर द लिखना पड़ेगा, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना है एंड इसके लिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब मुझे बताओ, दुनिया में कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो वो कौन सी चीज के लिए हो रही है? तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, या फिर लोग शादी कर लेते कभी कभार, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके लिए हो रही है? करेक्ट बोल रहे हो सोहम? प्रणव करेक्ट है, निहारिका करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट है। जो लोग मेरे लेक्चर एकदम स्टार्टिंग से बैठ रहे हैं उनको अभी तक पता है इसका आंसर क्या है। तो दिस थिंग, ऑल द थिंग्स आर अकरिंग फॉर स्टेबिलिटी। ऋतुजा, इवन योर आंसर इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम भी स्टेबिलिटी के लिए ही मतलब स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन होगी उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो स्टेबल रहने चाहिए, तब जाके कोई भी रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। शादी छोड़ के, करेक्ट बोल रहे हो। शादी करने के बाद कभी कभार अनस्टेबिलिटी आ जाती है, वो हम लोग बात की बात है, बाद में देख लेंगे। अभी उस एरिया में मुझे ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, बट स्टिल वी ऑल नो दैट ऑल द रिएक्शंस आर अकरिंग टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। दुनिया में कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है तो उसके पीछे एक ही कारण है, एक ही रीजन है, विच इज स्टेबिलिटी। अब मुझे बताओ, स्टेबिलिटी में एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? स्टेबल चीजों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है? तो कम हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। अब मुझे बताओ, तो किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, एंड अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है तो एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए? एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त एनर्जी कम हो रही है तो एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत जन के आंसर करेक्ट है बट स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने गलत आंसर दिए थे। तो जब नेगेटिव आनी चाहिए, वेरी नाइस। देखो एनर्जी कम हो रही है ना, तो एनर्जी कम हो गई मतलब कोई भी वैल्यू अगर कम हुई तो उसकी उसके चेंज की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। तो याद रखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते वक्त, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन करते वक्त प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट शुड बी मोर स्टेबल। एंड प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल है,
प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट शुड बी लेस स्टेबल, ठीक है। अब रिएक्टेंट कम स्टेबल है और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो फटाफट रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्टेंट जो है वो धड़ाधड़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट सॉरी, बट क्या बोल रहा हूँ, लेस स्टेबिलिटी मतलब हाई एनर्जी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी रहनी चाहिए हाई, ठीक है, एंड प्रोडक्ट की एनर्जी होनी चाहिए लो, ऐसा कुछ। एंड स्टेबिलिटी इज नथिंग बट एंथैल्पी, सॉरी स्टेबिलिटी क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी इज नथिंग बट एंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाई एंथैल्पी से लो एंथैल्पी में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर spontaneous reaction, spontaneous reaction must have negative enthalpy change, ठीक है। that is delta H of a spontaneous reaction should be negative, delta H of a spontaneous reaction should be negative। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या, देखो सबको कि किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, एनर्जी डिक्रीज हुई मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, करेक्ट बोल रहे हो। अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो ये फर्स्ट पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं। याद रखो, एनर्जी रिलीज हुई तो सो आप एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो। आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मतलब कि हमें एनर्जी मिली, बट हम लोग वैसे नहीं देखते हैं। मुझे बताओ, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? हम लोग वो प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर केमिकल्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है। एंड प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम हुई तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी भी कम हुई, तो प्रोडक्ट का या फिर केमिकल्स का एंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। ओके, तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। ओके, तो अब इसी पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले कुछ टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं। देखो, हम लोगों ने क्या बोला, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या फिर हीट रिलीज होनी चाहिए, हीट कंटेंट कम होना चाहिए। अब मुझे बताओ, मैंने एक रूम के अंदर ऐसे एक आइस क्यूब बाहर निकाल के रख दिया, मैंने एक रूम के अंदर ऐसा एक आइस क्यूब बाहर निकाल के रख दिया। इसके लिमिटेशंस हम लोग देख रहे हैं, लिमिटेशंस। तो मुझे बताओ, आइस क्यूब क्या हो जाएगा, आइस क्यूब का क्या होगा ऐसे टाइम पे, वो ऑब्वियसली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। अब मुझे बताओ, मेल्टिंग के टाइम पे आइस क्यूब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है? हाँ, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है एंड ओवर हियर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज नॉट अ एक्सेप्शन, दिस इज नॉट अ एक्सेप्शन, ये एक लिमिटेशन है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नाम की चीज नहीं रहती, यहाँ पे लिमिटेशंस रहते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोगों ने एक रिएक्शन की थी, रिएक्शन के बदले एक प्रोसेस की थी, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। इसमें मैंने तुम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूज बताई थी, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने तुम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूज दी थी सो दैट तुम लोगों का आंसर परफेक्ट आए, ठीक है। तो इसकी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बोला था हम लोगों ने इसको, तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl क्या था, जरा बताओ। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू तुम लोगों को आई होगी +4 किलो जूल पर मोल, दिख रहा होगा तो देखो जरा चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो इवन दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव, यहाँ पे भी एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे भी एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मुझे बताओ, ये दोनों रिएक्शंस जो हो रही है, इसमें एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एंड इसमें एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव रहते हुए भी these two processes are spontaneous, ठीक है।
मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस है, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl स्पॉन्टेनियस है, बट एंथैल्पी की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। तो ये ऊपर वाली टर्म जो है वो 100% काम कर रही है क्या? तो इसमें लिमिटेशन में लिख दो, नॉट ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, नॉट ऑल spontaneous processes are एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक मतलब क्या? तो जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रहती है, ठीक है। वाई इट हैज पॉजिटिव डेल्टा एच? सो हम ये सोल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो दो पार्ट्स में रहती है। एक रहती है डेल्टा एच ऑफ लैटिस प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। तो NaCl का लैटिस ब्रेक करने के लिए हम लोगों को ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी +790 थी, एंड हाइड्रेशन की वैल्यू थी -786, जिसका आंसर आ रहा था +4 किलो जूल पर मोल। इस ऐसे ही कुछ तो था, देख लो। लैटिस एंथैल्पी देख लो, ये पहले वाले टर्म्स है, अभी मुझे ये वापस एक्सप्लेन करना नहीं है मतलब। आ रहे हैं साहिल, हम लोग उस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आ, ऐसे प्रॉपर रिएक्शंस का भी एग्जांपल रहता है अजिंक्य। ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शंस है जो एंडोथर्मिक है एंड फिर भी वो होती है। आएंगे हम लोग उन रिएक्शंस के ऊपर भी आएंगे, डोंट वरी। अगर तुम लोगों को कोई एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखना है तो 2NH3 गैस गिविंग यू N2 गैस +3H2 गैस, ठीक है। दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ endothermic reaction and even though it is a little bit spontaneous at a moderate temperature, ठीक है। तो even this reaction is a क्या बोलते हैं, even this reaction is a spontaneous reaction, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पे जाने वाले हैं, इसलिए सेकेंड कंडीशन, एंड सेकेंड कंडीशन इज एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग एक नया थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंट्रोपी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस, ठीक है। हाँ, एंडोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो अभी हम लोग एंट्रोपी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड एंट्रोपी जब इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वी नीड टू डिफाइन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे हम लोग बोलेंगे स्लॉट, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे हम लोग बोलेंगे स्लॉट, एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स व्हाट? तो second law of thermodynamics states that total entropy total entropy of a spontaneous process of a spontaneous process is total entropy change लिख दो, sorry, total entropy change of a spontaneous process is always positive, ठीक है, is always positive। अब तुम लोगों के दिमाग में तो पहले ये डाउट होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी ये किस चिड़िया का नाम है, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, डोंट वरी। बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अच्छा है, नो डाउट, इसका हम लोग यूज करेंगे ही। इसके अलावा मुझे ये एक सेकंड स्टेटमेंट इसका रहता है जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये तुम लोगों ने शायद से फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, दैट नो प्रोसेस इन नेचर और नो इंजन इन यूनिवर्स, ये मेरे शब्दों में, ठीक है, हैज एन efficiency has an efficiency of
100%, ठीक है, हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 100%, ठीक है। याद रखो ये एस जो है दिस इज नॉट स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ये एस जो है वो एंट्रोपी के लिए यूज होता है। ओके, ये स्टेटमेंट तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? सेकंड स्टेटमेंट हो गया है। ओके, तो याद रखो ये सेकंड स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, कुछ लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, देख लेते हैं, समझ लो। सेकेंड लॉ अभी तक नहीं हुआ। ओके, तो सेकेंड लॉ का ये सेकेंड फॉर्म हम लोगों को केमिस्ट्री में तो इतना पढ़ना नहीं रहता, ये फिजिक्स का पार्ट है, ये कार्नोट साइकिल से हम लोग प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तुम लोग कार्नोट साइकिल एंड ऑल वो पढ़ा के हो गया होगा शायद से फिजिक्स में। तो अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हम लोग अभी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट नो प्रोसेस और नो इंजन इन यूनिवर्स इज 100% एफिशिएंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? समझ लो तुम लोगों ने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, गाड़ी नहीं, गाड़ी बहुत आगे की बात हो जाएगी, तुम लोगों ने एक बाइक खरीदी, ठीक है। अब ऐसे बोलना मत कि सर ये साइकिल लग रही है, यही तुम लोगों की बाइक है, अपने को इतना ही अफोर्डेबल है, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने हाँ, इसलिए तुम लोग गरीब हो तो मैंने बाइक गाड़ी के बदले बाइक बना दी, ठीक है। तो अच्छा साइकिल दिला दूं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने एक बाइक खरीदी और बाइक के अंदर तुम लोगों ने ऐड किया 1 लीटर का पेट्रोल। कितने लीटर का पेट्रोल ऐड किया? 1 लीटर का पेट्रोल ऐड किया। अब मुझे बताओ तुम लोग जितना अंदर पेट्रोल ऐड करोगे वो सारा का सारा पेट्रोल सिर्फ बाइक को आगे के डायरेक्शन में लेके जाने के लिए यूज होगा क्या? मतलब टायर के रोटेशन के लिए यूज होगा क्या? सिर्फ सारा जो टायर पेट्रोल की जितनी भी एनर्जी है सारी एनर्जी सिर्फ बाइक के टायर को घुमाने में यूज होगी क्या? नहीं होगी। वेरी नाइस। तो मुझे बताओ थोड़ी बहुत एनर्जी, ठीक है, वो बाकी कुछ चीजों के लिए यूज होने वाली है और उसमें उसका एग्जांपल एक आया फ्रिक्शन, बराबर बोल रहे हो। एक रहता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से तुम लोगों को आगे जाने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो थोड़ा बहुत पेट्रोल तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए होगा। ड्रैग, करेक्ट बोल रहे हो। एंड किसी ने तो एक और बहुत अच्छी चीज बताई, हीट, जैन, करेक्ट बोल रहे हो। तो तुम लोगों को पता है कभी 1-2 घंटा अगर तुम लोगों ने बाइक चलाई तो उसके बाद इंजन को ऐसे किस करने जाओगे क्या वहां पे जाके? या फिर इंजन को ऐसे तुम लोगों का गलती से पैर लग गया तो कैसे फील होगा? बहुत बुरा फील होगा। समझ में आ रहा है? लाइक वाइज समझ लो कि किसी दिन तुम लोगों ने एक ट्रेन खरीदी, स्टीम इंजन सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो तुम लोगों ने ऐसे एक ट्रेन खरीदी। अब मुझे बताओ ट्रेन के अंदर हम लोग यूज करते हैं कोयला, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों के पास हाँ इतने पैसे नहीं है, ठीक है। कभी बड़े होके अगर तुम लोग आईआईटी वाईआईटी में से एक्चुअल में अच्छे लेवल के इंजीनियर बन गए, बहुत एमटेक कर लिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, बहुत अमीर हो गए अगर तुम लोग, तो तुम लोगों ने ट्रेन खरीद लिया ऐसे समझ लो, मुझे ड्राइवर के लिए बुला लेना फिर, ठीक है। तो अब अगर तुम लोगों ने वो ट्रेन खरीदी और उसके अंदर तुम लोगों ने 1,000 किलो कोयला ऐड किया, 1000 kg, अगर तुम लोगों ने इसमें कोल ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ, हाँ प्राइवेट जेट खरीद लिया, ठीक है, चलो अपनी सोच बहुत ऊंची है, तो प्राइवेट जेट खरीद लिया समझ लो तुम लोगों ने, तो उसके अंदर तुम लोग जो कुछ कोयला ऐड करोगे, अभी के लिए अज्यूम करो कि अपना जो जेट है वो भी कोयले के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो जो जेट हम या फिर जो कोयला हम लोग यूज करने वाले हैं वो पूरी की पूरी उस कोयले की एनर्जी, 1000 किलो के कोयले की एनर्जी सिर्फ ट्रेन के टायर्स घुमाने में यूज होने वाली है क्या? नहीं होने वाली है। वेरी नाइस, ठीक है। तो इंजन गर्म तो होता है और ट्रेन का इंजन तो तुम लोगों ने फील भी किया होगा, कभी ऐसे गाँव वाव गए रहोगे और अगर तुम लोग ऐसे इंजन के बाजू से भी अगर चल रहे होंगे तो वो दुनिया भर का गर्म हो जाता है, तुम लोगों को फीलिंग आई होगी। तो वी ऑल नो कि वो जो सारी एनर्जी है वो पूरी की तरह पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ वर्क डन करने के लिए काम नहीं आती, ठीक है। सी दिस इज वर्क डन, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मतलब क्या, तो हम लोग वर्क करते जा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है। बट बहुत सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो बहुत सारी एनर्जी हीट में, जो सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर लेती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो नो इंजन इज 100% एफिशिएंट, वो गर्म होने ही वाला है, उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी ये हीट फॉर्म में रिलीज होने ही वाली है, ठीक है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आई लाइक दिस मच मोर बेटर देन फर्स्ट वन, ठीक है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बट ठीक है, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी के लिए। इवन बल्ब, करेक्ट बोल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग जो बल्ब में यूज करते हैं
तो वो बल्ब भी गर्म हो जाता है, इसलिए CFL हम लोग ज्यादा यूज करते हैं आजकल के जमाने में, बिकॉज CFLs आर मोर एनर्जी एफिशिएंट। वो कभी गर्म नहीं होते, तुम लोगों को पता होगा, मतलब वो भी गर्म होते हैं बट वो बल्ब नॉर्मल 100 वॉट के बल्ब के कंपैरिजन में थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। एलईडी बल्ब, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो चलो अभी हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपने काम की जो चीज है उसके ऊपर फोकस करते हैं, एंट्रोपी, ठीक है। टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी? तो एंट्रोपी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने जाऊं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने जाऊं, तो एंट्रोपी इज नथिंग बट रैंडमनेस। एंट्रोपी इज नथिंग बट रैंडमनेस। अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जाने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है। ओके, ओके, रैंडमनेस और डिसऑर्डर, करेक्ट। अब मुझे बताओ, हम लोगों को लाइफ में कौन सी चीज पसंद है? हम लोगों को रैंडमनेस मतलब केओस पसंद है या शांति पसंद है? हम लोग शांति प्रिय है या हम लोगों को केओस पसंद है? हाँ, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, सोम पाठक, प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट। एंड बाकी सबके आंसर गलत है, सब झूठ बोल रहे हो सालो। जैन करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ, मैंने वो आई गेस वैसे ही फ्रेम कर दिया कि तुम लोगों को पहले से ही समझ में आ गया। देखो, अगर हम लोग शांति प्रिय रहते ना, तो हम लोग बोर हो जाते। मुझे बताओ, 1 साल तुम लोगों को घर पे बैठ के रखा है, शांति मिल गई ना? कैसे लग रहा है अपने को? अच्छा लग रहा है क्या तुम लोगों को ऐसे घर में ट्रैप्ड रह के? समझ में आ रहा है मेरी भावनाएं? तो तुम लोग जब रैंडमनेस नहीं दिखा रहे हो, तुम लोग एकदम शांति से हो, तो वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। उसी बदले अपने को केओस बहुत पसंद है, बिलीव मी, वी लव केओस। हम लोग, मुझे बताओ, अगर शांति इतनी पसंद है तो वॉर वॉर होने की जरूरत है क्या? मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़े बड़े वॉर्स होते हैं, तो ऐसा कुछ होने की जरूरत है क्या? अपने को पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तान को अपने को कुछ उंगली करने की जरूरत है क्या? तो नहीं, बट वी लव केओस। इवन यूनिवर्स लव्स केओस, ठीक है। तो हर एक चीज को, एवरीथिंग इन यूनिवर्स लेट्स टू डिसऑर्डर, करेक्ट बोल रहे हो। तो याद रखो, यूनिवर्स में हर एक चीज को डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस बहुत पसंद है, ठीक है। तो रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी ना, उतना हम लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए वी ऑल लव मुंबई, ठीक है। मुझे बताओ, गांव में जाके एकदम शांति मिलती है, रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। सबको ऐसे लगता है कि लाइक हाँ भाई, गांव में जाके हम लोग अच्छे से रह पाएंगे, अच्छा लगेगा, फील्स गुड एंड ऑल, ठीक है, नेचर ब्ला ब्ला ब्ला। बट मुझे बताओ, महीना भर गांव में जाके रहोगे मैक्स टू मैक्स, उसके बाद तुम लोगों को एट द एंड तो मुंबई की आदत लग गई है, तुम लोगों को यहाँ पे आके ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ की भीड़ भाड़ में, ठीक है। तो वी ऑल लव रैंडमनेस, बिलीव मी, ठीक है। अभी भी अगर झूठ लग रहा होगा तो तुम लोग खुद से ही झूठ बोल रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है, नहीं तो शादी क्यों करते? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाद में कुछ लोग बोल रहे थे ना कि अरे सर, हमेशा शादी की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती, तो बट उसके वजह से रैंडमनेस तो आ जाती है ना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आए या ना आए, बट रैंडमनेस तो आती है, तो हेंस कोई भी प्रोसेस होती है, हाँ, फाइट्स, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो वी ऑल लव एंट्रोपी, एंड जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतना ज्यादा अपने को अच्छा लगता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरे पास वाटर है इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब आइस के फॉर्म में अगर वाटर है, तो मुझे बताओ यहाँ पे रैंडमनेस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? यहाँ पे रैंडमनेस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? आइस एक सॉलिड स्टेट वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमनेस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम है, वेरी नाइस, ठीक है। तो वेरी लो एंट्रोपी, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लो एंट्रोपी। रैंडमनेस जितनी कम उतनी एंट्रोपी कम, ठीक है। अब मुझे बताओ, आइस अगर मेल्ट हो गया, आइस अगर मेल्ट हो गया, ये अगर मेल्ट हो गया, तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर चले गए, तो एंट्रोपी इंक्रीजेस, मॉडरेट एंट्रोपी, मॉडरेट एंट्रोपी। एंड तुम लोगों को पता है कि पानी भी अगर हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, तुम लोगों के घर में ऐसे किसी जगह पे अगर पानी गिरा है, तो कुछ टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, ठीक है। तो वेपर फॉर्म में ये चला जाएगा, एंड वेपर फॉर्म में अगर चला गया, तो मुझे बताओ, गैसेज में जो रैंडमनेस रहती है वो मैक्सिमम या मिनिमम? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम एंट्रोपी या फिर वेरी हाई एंट्रोपी, ठीक है।
तो एंट्रोपी का कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मुझे बताओ, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एंट्रोपी बढ़ रही है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, डेल्टा एस की वैल्यू इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट, मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा लैपटॉप। ओके, तो ये लिख दो। एंड आई होप तुम लोगों को जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है। पहले हम लोगों ने बोला कि भाई स्टेबिलिटी ज्यादा रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा रहने के लिए एंट्रोपी कम होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ हम लोगों को स्टेबिलिटी तो अच्छी लगती ही है, बट उतना ही हम लोगों को रैंडमनेस अच्छा लगता है। ठीक है, तो दीज टू फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ में आ गया होगा तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुड वी मूव अहेड, आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया एंट्रोपी। अब कुछ इससे भी कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले अपने पास पॉइंट्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेने वाला हूं मैं, बट जरा कॉम्प्लेक्स होने वाला है वो, तो अच्छे से देखना। अभी सब जन लिखना बंद कर दो अगर लिख रहे होंगे तो। ये डायग्राम तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ के लेना है। मेरे पास एक बलून है, एंड इस बलून को मैंने एक रूम के अंदर रखा है। अच्छे से देखो एग्जाम्पल, दिस बलून इज इनसाइड अ बॉक्स। ठीक है, एक रूम के अंदर है। अब इस बलून के अंदर एक गैस है। बलून के अंदर कौन सी गैस है पता है? तो बलून कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो बलून के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेस मैंने मिक्स करके रख दी है। एंड इस बलून के यहाँ पे मैं ऐसे माचिस की तीली लेके गया। इस बलून के यहाँ पे मैं ऐसे माचिस की एक तीली लेके गया। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने इसके आजू विसिनिटी में एक मैस्टिक लेके गया जला के, तो ये बलून क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस बलून? इट विल बिकम ब्लैक। कुछ भी। यस कार्तिक, करेक्ट बोल रहे हो। ये तुम लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। ऋतुजा करेक्ट है, ओम करेक्ट है, सोम करेक्ट है। ओके, सबके आंसर सभी करेक्ट है। इट विल ब्लास्ट। इट विल व्हाट? इट विल डू व्हाट? इट विल ब्लास्ट। ठीक है, जैसे धुडुम, ये ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्कवरी पे तुम लोगों ने ये देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना। इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे फुटेजेस आते हैं, तुमने देखा होगा। आजकल है ना बर्थडे पार्टीज होती है, तो लोग ऐसे वो हवा में फ्लोट होने वाले बलून यूज करते हैं। अब हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग इन द सेंस मैं या फिर तुम भी एक जमाने में अगर कभी छोटे थे, अभी तुम लोगों की एज तो इतनी नहीं है, बट स्टिल आई गेस तुम लोग भी जब छोटे थे तब हीलियम वाले बलून्स थे, करेक्ट? तो तभी वी यूज टू यूज हीलियम। बट अभी हीलियम का कंटेंट बहुत कम हो गया है। हम लोगों ने अर्थ पे जितना भी हीलियम था ना, ऑलमोस्ट सब कुछ यूज कर लिया है। समझ में आ रहा है? अर्थ पे का ऑलमोस्ट सारा हीलियम हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो आजकल जो पार्टीज में बलून रहते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन गैस रहती है। एंड तुम लोगों ने वो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे, हाँ बलून्स में ही हम लोगों ने बलून्स में ही हीलियम भर भर के अर्थ पे का ऑलमोस्ट सारा हीलियम कंज्यूम कर लिया है। एंड इसीलिए आजकल हम लोग बलून्स के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे तुम लोगों ने वो बहुत सारे फुटेजेस देखे रहेंगे कि ऐसे बहुत सारे बलून्स हैं, एंड एक साथ ही वो ऐसे जल जाते हैं। तो गलती से भी अगर एक भी बलून को तुम लोगों ने गलती से थोड़ा सा भी हीट कर दिया, तो सारी की सारी पार्टी की वाट लग जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बिकॉज इट कम्बस्ट ना। ठीक है, हम लोगों ने हीलियम तो खत्म कर दिया, तो अभी हम लोग इसके अंदर हाइड्रोजन फिलअप करते हैं, एंड फिर वो हाइड्रोजन गैस जल के कम्बस्ट हो जाती है। ठीक है, अब but sir, in blimps we still use helium only, right? No, I don't have any idea. मेरे ख्याल से ब्लिम्स में भी GTA 5 में तो जो ब्लिम्प हम लोग यूज करते हैं वो कंबस्ट हो जाता है, वो फट जाता है। तो आई डोंट नो, मुझे भी आइडिया नहीं है ब्लिम्स के बारे में। तो लेट इट बी। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ये दो H2O में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, पैराशूट के अंदर कहाँ पे हम लोग हीलियम यूज करते हैं? पैराशूट में कोई भी गैस नहीं रहती है। तो हीलियम शुड स्टिल रिमेन इन एटमॉस्फेयर? नहीं, हीलियम इज अ नोबल गैस। हीलियम का अपने को कुछ यूज ही नहीं है।
ओके, यस प्रणव, कभी कभार। ओके, अब यहाँ पे हीलियम, सॉरी हीलियम बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस जब रिएक्ट कर रही है तो वाटर मिल रहा है, ठीक है। एंड अब मुझे बताओ यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? इन हॉट एयर बलून व्हाट वी यूज, अरे हॉट एयर बलून तो चार्ल्स प्रिंसिपल पे है ना, चार्ल्स लॉ के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। करेक्ट बोल रहे हो जैन। यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है वो बताओ मुझे सिर्फ अभी के लिए, बाकी सब हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है चलो देखते हैं। इनिशियली मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, गैस के नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने थे? पहले गैस के नंबर ऑफ मोल्स थे 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3, मतलब पहले गैस के 3 मोल प्रेजेंट थे, पहले गैस के 3 मोल प्रेजेंट थे। एंड रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर ऑफ मोल्स है, वेरी नाइस, ठीक है। 3 से 2 नंबर ऑफ मोल्स, गैस के नंबर अगर कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ओवर हियर डेल्टा एस इज नेगेटिव, ओवर हियर डेल्टा एस इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है, डिस्टर्बेंस कम हो रहा है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर एंट्रोपी नेगेटिव है, अभी तो साला हम लोगों ने बोला था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होगी तो एंट्रोपी शुड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव किधर है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, ऐसा हम लोगों ने ऊपर लिखा है, बट यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो नो, नाउ दिस इज नॉट अ लिमिटेशन। हम लोग लॉ जो है वो अच्छे से रीड नहीं कर रहे, वापस एक बार लॉ को अच्छे से रीड करो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से रीड करो, ये क्या बोल रहा है, और इसमें कुछ अलग तुम लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ, सोम करेक्ट पॉइंट पकड़ा आपने, बाकी लोग इसमें कुछ अलग दिख रहा है क्या? ऋतुजा करेक्ट बोल रहे हो, या मंदार करेक्ट, प्रणव करेक्ट। तो ओवर हियर टोटल एंट्रोपी चेंज बोला है, क्या बोला है? टोटल एंट्रोपी चेंज, क्या बोला है? तो टोटल एंट्रोपी चेंज, ये टोटल जो वर्ड है ना वो कल्प्रिट है यहाँ पे। अब टोटल मतलब क्या वो देखते हैं, देखो टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब क्या, तो एक रहता है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, ठीक है, और ये जो बलून है वो अपना सिस्टम था, ठीक है। अब सिस्टम के साथ अपने पास और एक चीज रहती है, और एक क्या रहती है? दूसरा रहता है सराउंडिंग। एंड इन दोनों का जो एंट्रोपी चेंज है, इन दोनों का जो एंट्रोपी चेंज है, इसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस ऑफ टोटल। समझ में आ रहा है क्या? ये तुम लोग इधर लिख दो, स्पेस अगर होगा तो, मैं तुम लोगों को पहले ही अगर बता देता तो ये तुम लोगों को पहले से पता रहता ना, इसलिए मुझे बताना नहीं था, ठीक है। ओके, तो चलो, टोटल एंट्रोपी चेंज ये पॉजिटिव रहना चाहिए, अभी के लिए हम लोग सिर्फ सिस्टम देख रहे हैं, और सिस्टम का एंट्रोपी चेंज तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब जरा सराउंडिंग के बारे में सोचते हैं, देखो सराउंडिंग में मुझे बताओ, जो मैंने तुम लोगों को इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया कि भाई जब बलून्स ऐसे फटते हैं, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे अगर तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा, या फिर तुम लोग इमेजिन करो तुम लोगों के पास एक 10-12 हाइड्रोजन के बलून्स है, एंड वो तुम लोगों के सर के ऊपर फट गए, तुम लोगों की एंट्रोपी चेंज क्या होगी? तुम लोगों की एंट्रोपी चेंज क्या होगी? तुम लोगों की पॉजिटिव रहेगी, बराबर के नहीं? तुम लोग भागना स्टार्ट कर दोगे, वो पार्टीज में अगर तुम लोगों ने देखा होगा, तो वैसे पार्टीज में जब सारे बलून्स कंबस्ट हो जाते हैं तो लोग फुल ऑन क्योटिक हो जाते हैं, ठीक है, दुनिया भर का क्योस आ जाता है। तो सेम वे यहाँ पे कंटेनर के अंदर समझ लो कि कोई एक गैस थी, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर के अंदर कोई एक गैस थी, एंड कंटेनर में हम लोगों ने ब्लास्ट कर दिया, तो मुझे बताओ गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस गैस बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियसली गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, एंड अगर गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनकी एंट्रोपी क्या होगी? तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा? तो सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव हो रही है, सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो रही है। क्यों पॉजिटिव हो रही है? बिकॉज सिस्टम जो है वो हीट एक्सपांड बोल रहा हूँ, हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। ओके, अब और एक छोटा सा कंसेप्ट जो मुझे आगे जाके काम में आने वाला है, ठीक है, मुझे बताओ सिस्टम में डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है? सिस्टम की डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है? या फिर सिस्टम की हीट चेंज क्या हो रही है? सिस्टम की हीट चेंज क्या हो रही है? व्हाट इज द हीट चेंज इन सिस्टम? सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है या एब्सॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये बलून बलून हीट रिलीज कर रहा है या गेन कर रहा है? बलून हीट रिलीज कर रहा है या गेन कर रहा है? अभी सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं,
देखो मैं जब तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ना तब जाके तुम लोगों के आंसर करेक्ट आते हैं, तो अभी तक तुम लोगों के खुद से आंसर करेक्ट आने चाहिए। देखो ये बलून है जो एक्सप्लोड हो रहा है, मुझे बताओ एक्सप्लोजन में जो तुम लोगों का बलून रहेगा वो हीट रिलीज करेगा ना, एक्सप्लोड हो रहा है वो गर्मी बाहर सेंड कर रहा है, ठीक है। तो बलून इज रिलीजिंग इट्स हीट एंड हेंस हीट चेंज इज नेगेटिव ओवर हियर, हीट चेंज इज नेगेटिव ओवर हियर, ठीक है। तो ये रिलीज कर रहा है। एंड मुझे बता व्हाट अबाउट सराउंडिंग, जो आजू बाजू की गैस है, बलून जब हीट रिलीज करेगा तो वो हीट चेंज क्या करेगा, वो हीट चेंज गेन करेगा, करेक्ट, ठीक है। ओके। अरे मैचस्टिक से जो हीट मिलेगी वो बहुत मिनिमल रहेगी ना। देखो ये मैचिस से हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, मतलब क्या, तो प्रोसेस को जस्ट स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद देखो तुम लोग जब दिवाली में कोई एक्सप्लोजिव्स एक्सप्लोड करते हो, तो जब तुम लोग उसके बाजू में वो मैस्टिक्स या फिर कुछ भी लेके जाते हो, ठीक है, यूजुअली वी यूज टू यूज अगरबत्ती, ठीक है, इंसेंस स्टिक यूज करते थे हम लोग, तो अगरबत्ती, करेक्ट। तो वो अगरबत्ती हम लोग जब लेके जाते तो अगरबत्ती थोड़ी ना उसको ज्यादा हीट दे रही है, बट जब एक्सप्लोजन होता है तो तुम लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा अमाउंट की हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा था, तो सिस्टम ने हीट रिलीज की, बट उसी बदले मुझे बताओ सराउंडिंग क्या कर रहा है, सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम ने जो हीट रिलीज की उसे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो सराउंडिंग की एनर्जी गेन हो रही है, मतलब सराउंडिंग एनर्जी को गेन कर रहा है, एंड वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, जितनी सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, जितनी सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, बस उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो सिस्टम की वैल्यू नेगेटिव थी, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव बनेगा। देखो ये मैंने क्या बोला, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ। इस साल जब दिवाली आएगी ना, तो एक ऐसे कोई रस्सी बॉम्ब या फिर लवंगी बॉम्ब अपने हाथ में पकड़ो, ठीक है। नाउ दैट इज अप टू यू गाइस कि तुम लोगों को कौन सा बॉम्ब पकड़ना है, एंड उसे जलाओ, एंड फिर हाथ में पकड़ के रखो। सी दैट बॉम्ब इज योर सिस्टम एंड देन योर हैंड विल बिकम योर सराउंडिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड फिर फटने के बाद तुम लोगों के हाथ की हालत देखना है, या फिर तुम लोगों के हाथ को कैसे फील हो रहा है, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होगी वो तुम लोगों का हार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं, वो तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो। नीड देना है, बराबर, ओके। तो बट अगेन जितनी हीट सिस्टम रिलीज करेगा, हाँ ये स्टंट जो तुम लोगों को परफॉर्म कर रहा है, इट शुड बी परफॉर्म अंडर योर ओन एक्सपर्टीज या फिर अंडर योर ओन रिस्क, ठीक है। ओके। हॉस्पिटल का बिल मेडिक्लेम कर लेना, ठीक है। तो मेडिक्लेम रहेगा तो ही ये करो, बाद में मेरे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए। हाँ अंडर अडल्ट सुपरविजन नहीं, बट कोई बड़ा आदमी तुम लोगों को ये करने देगा नहीं। एनीयू, तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टम जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतनी एनर्जी सराउंडिंग गेन करेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छे सजेशन दिया है गौरव सर ने, 2 साल दिवाली सेलिब्रेट एक्चुअली मत करना। ओके। तो हाँ ये प्लास्टिक के बॉटल में डाल के कर सकते हो, प्लास्टिक की बॉटल की हालत फिर देख लेना। ओके, तुम लोगों को अभी तक समझ में आ रहा है टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एंथैल्पी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज, ठीक है। ओके, तो फाइनली वी कैन से इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल is always positive, ठीक है। and delta s total is nothing but delta s of system plus delta s of surrounding which should be greater than 0। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, अगर नहीं होगा तो हम लोग 3 कंडीशंस देखने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने तो ऊपर लिख के दे दिया तुम लोगों को, अगर डेल्टा एस टोटल ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या, तो ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एस टोटल ये पॉजिटिव है, टोटल कैन नॉट बी 0 ऋतुजा, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, बट बाद में। याद रखो सिस्टम की एंट्रोपी जितनी माइनस हो रही है उससे कई गुना ज्यादा सराउंडिंग की एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में मैग्नीट्यूड अगर देखने जाएंगे तो सराउंडिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। ओके, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे बट थोड़ी देर के बाद। अभी के लिए यहाँ पे मुझे बताओ, अगर टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या बोला था मैंने, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट उसी बदले अगर टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? टोटल एंट्रोपी चेंज अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट बोल रहे हो? देन वी विल कॉल इट एज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। एंड अब तुम लोग मुझे बताओ, स्पॉन्टेनियस मतलब इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इट शुड गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये हमेशा करेक्ट नहीं है, बट यूजुअली तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉरवर्ड में ही जाती है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये कहां पे जाएगी फिर? तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये कभी कभार जाती नहीं, मतलब ये हिलती ही नहीं है, जिधर है उधर ही रहेगी, ठीक है। तो समटाइम्स इट गोज इन टू बैकवर्ड डायरेक्शन, बट समटाइम्स इट विल नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। डिपेंड कर रहा है उसके मूड के ऊपर। तो अब मुझे बताओ, अगर टोटल एंट्रोपी चेंज ये 0 हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई भी रिएक्शन दो डायरेक्शन में मूव कर सकती है, याद रखो। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2, ये अमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अमोनिया ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो अब अगर एंट्रोपी चेंज इज 0, तो ये फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी या दोनों डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी? तो एट दिस टाइम इट विल गो इन बोथ डायरेक्शन, एंड जब कोई रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में सेम रेट से जाती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत लोगों के आंसर पहले से करेक्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों का अभी तक वो चैप्टर पढ़ा के हुआ नहीं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। बट जब एक कोई रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, याद रखना, जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाने की कोशिश कर रही है, ये उन लोगों के लिए जिनका ये चैप्टर पढ़ा के हुआ नहीं है, एंड वही रिएक्शन बैकवर्ड में भी जाने की कोशिश करती है, एंड दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाती है, दोनों की रेट, दोनों का रेट मैच हो जाता है, उस टाइम हम लोग बोलते हैं दैट दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यप, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, करेक्ट बोल रहे हो। बहुत लोगों का अभी तक इक्विलिब्रियम ये चैप्टर पढ़ा के हुआ नहीं है, तो अभी तुम लोगों को समझ में आ गया। ओके, तो लिख दो ये सारी चीजें। ओके, तो नाउ फाइनली देखो, अभी तक हम लोगों ने हाँ, एक क्वेश्चन करते पहले। फाइंड एंट्रोपी चेंज, ठीक है, फाइंड एंट्रोपी चेंज। तुम लोगों को सिर्फ एंट्रोपी चेंज बताना है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, और कुछ नहीं। तो लिख दो, I माइनस प्लस I2, I माइनस एक्वियस प्लस I2 एक्वियस गिविंग यू I3 माइनस एक्वियस। तुम लोगों को एंट्रोपी चेंज बताते जाना है और कुछ नहीं। Ca CO3 सॉलिड गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। एंट्रोपी चेंज बताना है, ओके। किसी का अगर लिखना बाकी होगा तो लिख दो। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? तुम लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स देखने में फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को करा के दिखाता हूँ। देखो, इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स थे? तो इनिशियली दो मॉलिक्यूल्स थे। अब दो मॉलिक्यूल्स में से ये किस में कन्वर्ट हुआ? तो ये एक ही मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे? दो मॉलिक्यूल से अगर एक मॉलिक्यूल का बन रहा है तो केओस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो ओवर हियर एंट्रोपी इज नेगेटिव, ठीक है। तो ओवर हियर एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, ठीक है, कम हो रही है, करेक्ट। तो वैसे ही तुम लोगों को बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो करो जरा। आइस मेल्टिंग इनटू वाटर इन लिक्विड फॉर्म, मतलब वाटर ही, वाटर मतलब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, याद रखो, ठीक है। तो 2 टाइम्स SO3
giving you 2SO2 gas plus O2 gas 2 times NO2 giving you N2O4. Both are gases. NaCl solid converting into Na plus solid, sorry, Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है, तो लिख दो ये। इन सब को तुम लोगों को सिर्फ एंट्रोपी चेंज क्या आएगा वो फिगर आउट करना है, ठीक है। ओके, ओके, चलो देखते हैं एक बार, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अर्जुन के करेक्ट आंसर है आपके, नाइस। द लास्ट वन देख लो। ओके, तो चलो आगे बढ़े। प्रणव करेक्ट आंसर है आपके, नाइस। ओके, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे ये सॉलिड था, ठीक है। अब याद रखो सॉलिड्स ये कभी हिलते डुलते ही नहीं है, तो सॉलिड्स की एंट्रोपी हम लोग यूजुअली बोलते हैं 0 है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड है तो इसकी भी एंट्रोपी चेंज 0। याद रखो सॉलिड की एंट्रोपी हम लोग ऑलमोस्ट 0 है ऐसे ही मानेंगे, बट गैस दुनिया भर की एंट्रोपी दिखाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यश करेक्ट आंसर है आपके, वेरी नाइस। अब आइस अगर वाटर में चेंज हो रहा है तो आइस सॉलिड है, सॉलिड की एंट्रोपी 0 बोलेंगे, और वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इन करेक्ट आंसर, यश करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे दो सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे गैसियस स्टेट में, एंड दो से हम लोगों को कितने मॉलिक्यूल्स मिले? तो 3 मोल्स मिले, ठीक है। तो दो से अगर 3 मोल मिल रहे हैं तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। काजल आप इसमें गलत हो गए हो, देखो जरा ये वाला क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे आपने अपने पास दो मॉलिक्यूल्स थे, एंड दो मॉलिक्यूल्स पे से एक मॉलिक्यूल बना। तो मुझे बताओ दो से एक मॉलिक्यूल मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, ओवर हियर एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव। सॉलिड की एंट्रोपी 0, एंड 0 से हम लोगों को 2 मिले, तो यहाँ पे हम लोग एंट्रोपी चेंज क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना या फिर एक्वेस में कन्वर्ट होना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखो, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ने वाले एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट देखेंगे, एंड देन विल स्टॉप, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे हार्डली। ओके, तो अब देखो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने डिस्कस की, दिस इज क्वालिटेटिव। ये हम लोगों को सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस बता रहा है, मतलब क्या? तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्वालिटेटिव। अभी हम लोगों को क्वांटिटेटिव करना है, मतलब कितनी क्वांटिटी एंट्रोपी बढ़ रही है, कितनी क्वांटिटी में एंट्रोपी बढ़ रही है, या फिर कितने क्वांटिटी में एंट्रोपी कम हो रही है, वो हम लोगों को देखना है। एंड उसका फॉर्मूला और उस फॉर्मूला की डेरिवेशन वो हम लोगों के सिलेबस के परे हैं, वो हम लोगों को फॉर्मूला मतलब कैसे डिराइव हुआ वो नहीं देखना है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरनॉट साइकिल, ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है इन जनरल, ठीक है। वो तुम लोगों को फिजिक्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार गलती से आ जाते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ना है। तो फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी, फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी, एंड अगेन एंट्रोपी ये फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाई ही नहीं जाती है। मतलब फिजिक्स में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो तुम लोगों को पढ़ाया जाता है डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू। फिजिक्स वाले क्यू को कैपिटल में लिखते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। ये 4 पैरामीटर्स तुम लोगों को फिजिक्स में कवर कराया जाता है। और एंट्रोपी और इसके बाद हम लोग कल जो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे वो, ये 2 पॉइंट्स तुम लोगों को सिर्फ केमिस्ट्री में आते हैं। तो फिजिक्स में तुम लोगों को कैरनॉट साइकिल है, बट कैरनॉट साइकिल पे से एंट्रोपी की डेरिवेशन नहीं है। तो वहां पे तुम लोगों का एक नसीब थोड़ा सा खराब है कि तुम लोगों को एंट्रोपी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो नहीं पढ़ाया जाता, बट ठीक है। तो डेल्टा एस एंट्रोपी का फॉर्मूला रहता है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी चेंज इज क्यू रिवर्सिबल
अपॉन टी, मतलब एंट्रोपी ये कौन से टाइप के प्रोसेस के लिए डिफाइन की जा सकती है, तो ये रिवर्सिबल टाइप के प्रोसेस के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। तो अगेन क्यों रिवर्सिबल ही क्यों, तो ये तुम लोगों को कैरनॉट साइकिल में ही पता चलता है। देखो मैं तुम लोगों को एक छोटी सी हिंट दे दूंगा, डोंट वरी। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब तुम लोगों को कैरनॉट साइकिल में क्या पढ़ाया जाता है, टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, क्यू इज हीट, ठीक है। तो डेल्टा एस इज, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। क्यू इज हीट कंटेंट एंड चेंज इन हीट, क्यू इज चेंज इन हीट एंड टी इज टेम्परेचर, ठीक है, और कुछ नहीं। तो कैरनॉट इंजन क्या रहता है ना, उसकी मैं तुम लोगों को जस्ट हिंट देने वाला हूँ। देखो यूजुअली इंजन में होता कैसा है, होता क्या है, इंजन में रहता है एक पिस्टन, क्या रहता है, एक पिस्टन, ठीक है। तुम लोगों ने टीवी में देखा भी होगा, वो कैस्ट्रॉल ऑयल एंड ऑल, उसकी एडवर्टाइज आती है। ये पिस्टन की पोजीशन ऐसे एकदम अंदर की तरफ रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक शाफ्ट अटैच रहता है, यहाँ पे एक ऐसे एक शाफ्ट रहता है, एंड वो शाफ्ट यूजुअली इट इज कनेक्टेड टू अ व्हील, पता है ना। अब होता क्या है यूजुअली, तो यूजुअली यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं पेट्रोल, पेट्रोल की 2-3 बूंदे ऐड करते हैं एंड उसको स्पार्क देते हैं। तुम लोगों को पता होगा, हम लोग जब वो स्टार्ट मारते हैं तो उसमें से ऐसे आवाज आती है, घो, 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 ठीक है। तो वो स्पार्क्स आते हैं, उसके अंदर वो स्पार्क्स आते हैं, एंड स्पार्क की वजह से ये पेट्रोल जो है वो कंबस्ट होता है, जल जाता है, एंड जलेगा तो यहाँ पे होगा ब्लास्ट। तुम लोग अपने इंजन में हमेशा ऐसे ब्लास्ट करते हो छोटे छोटे, एंड ब्लास्ट होने की वजह से ये पिस्टन ऐसे आगे बढ़ता है। ये पिस्टन अगर ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली ये इधर से ऐसे चला जाएगा, ऐसे आगे जाके ऐसे टुपुक, ठीक है। एंड वापस ये बढ़ेगा, एंड बढ़ने के बाद ये वापस कम भी होगा, ठीक है, एंड बाद में ये व्हील स्पिन करना स्टार्ट होता है, करेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड ऐसे ही एक इंजन पे से, मतलब एक इंजन के बारे में ये कार्नोट करके साइंटिस्ट थे, वो सोच रहे थे कि एक इंजन कैसे वर्क करेगा एंड इंजन की एफिशिएंसी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि एक रिवर्सिबल इंजन जो रहता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया था कि एक रिवर्सिबल इंजन जो रहता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहती है, एंड दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल इंजन। मैंने तुम लोगों को रिवर्सिबल वर्क डन पढ़ाया है, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन मतलब क्या, जो धीरे धीरे होता है, ठीक है। वैसा टाइप का इंजन ये सबसे पावरफुल इंजन रहता है, या फिर उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहती है, हेंस क्यू रिवर्सिबल। उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट सोचा था या फिर कैरनॉट साइकिल बनाया था, तभी उन्होंने रिवर्सिबल प्रोसेसेस सोची थी, एंड इसके वजह से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्यू रिवर्सिबल, ठीक है। तो अभी के लिए अपने को इतना ही याद रखना है फॉर्मूला में, दैट ओवर हियर इट इज क्यू रिवर्सिबल, बट अपने को ऐसे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। जब तुम लोग परफ्यूम्स भी यूज कर सकते हो, परफ्यूम भी एक्सप्लोड होते हैं, इवन आई नो दैट, बट प्रॉब्लम ऐसी है कि पेट्रोल जब एक्सप्लोड होता है ना तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, एंड परफ्यूम्स बहुत कम एनर्जी रिलीज करेंगे। इवन यू कैन यूज अल्कोहल, ठीक है। कभी अगर किसी दिन तुम लोगों को ट्राई करना होगा ना, जब कभी बाइक या फिर गाड़ी खरीदोगे, तो दारू डाल के देखना उसके अंदर, इट कैन रन ऑन अल्कोहल ऑल्सो। बस अगले दिन तुम लोगों का इंजन खराब हो जाएगा, ठीक है। इंजन खराब हो जाएगा, बट वो स्टार्टिंग में जलेगा, ठीक है, एंड इट विल वर्क, बट उसमें से वैसे वो खटखट खटखट ऐसे वो हिलती, मतलब गाड़ी ऐसे जर्क्स देते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। एंड इट इज नॉट अफोर्डेबल, करेक्ट बोल रहे हो, अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। पेट्रोल 1 लीटर 100 रुपए का आता है, दारू 1 लीटर, अब ये डिपेंड कर रहा है तुम लोग कौन सी ले रहे हो, ठीक है। हाँ, और अगर तुम लोगों ने पी लिया तो खत्म हो जाएगा, देसी लोगे तो परवड़ सकता है। ओके चलो, बहुत हो गया, हम लोग बहुत कुछ टाइम पास कर रहे हैं आज। ओके, मुझे सब पता है, बराबर है। तुम लोग मेरा ही नाम खराब करो सालो।
तो अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया उसका मीनिंग क्या है वो मुझे बताना था, तो देख लेते हैं एक बार। एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। इस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्सिबल एंड एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब क्यू रिवर्सिबल, देखो तुम लोग किसी भी चीज को अगर ज्यादा हीट प्रोवाइड करते जाओगे, मैं इसको हीट देते जा रहा हूँ देते जा रहा हूँ, आइस को अगर मैं हीट प्रोवाइड करते जाऊंगा तो मुझे बताओ उसकी एनर्जी बढ़ेगी या सॉरी उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियसली आइस को अगर हीट देंगे तो उसकी एनर्जी एनर्जी बोल रहा हूँ एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है। अब टेम्परेचर के बारे में जरा बात करते हैं। ये वाला पार्ट लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये वाला पार्ट जरा इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेते हैं। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग चेंज इन एंट्रोपी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? चेंज इन एंट्रोपी। अब मेरे पास एक आइस है, मेरे पास एक आइस है, मतलब एक आइस का क्यूब है, एंड दिस आइस क्यूब इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वी ऑल नो। ठीक है। एंड मेरे पास वाटर के वेपर्स है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखने के बाद विल स्टॉप। ठीक है। मेरे पास वाटर के कुछ वेपर्स है। अब मुझे बताओ वाटर वेपर कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो वी ऑल नो दैट वाटर वेपर इज एट हायर टेम्परेचर एंड आइस क्यूब इज एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो मैंने आइस को 1 जूल की एनर्जी दी एंड वाटर वेपर को भी 1 जूल की एनर्जी दी। तुम लोग मुझे बताओ कहाँ पे एंट्रोपी का चेंज ज्यादा आएगा? आइस क्यूब को मैंने 1 जूल की एनर्जी दी एंड वाटर वेपर को भी मैंने 1 जूल की एनर्जी दी, एंट्रोपी का चेंज कहाँ पे ज्यादा होगा? वेरी नाइस, तुम करेक्ट बोल रहे हो, ऋतुजा करेक्ट बोल रहे हो, देन करेक्ट। ओके, तो हम यश करेक्ट आंसर है। तुम लोगों को ही सोचना है, लोहित करेक्ट आंसर है। ओके। तो आइस क्यूब देखो, जैसे ही तुम लोगों ने आइस क्यूब को 1 जूल दे दिया, ये धड़ाधड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेल्ट हो रहा है मतलब इसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड ये वाटर वेपर, ये पहले से इसकी एंट्रोपी दुनिया भर की है, इसको हम लोग थोड़ी भी एनर्जी दे देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज लाइक कि देखो तुम लोग एक गरीब को बाहर जाके 10 रुपए की नोट दो एंड अंबानी को बाहर जाके 10 रुपए की नोट दो। अंबानी के पास पहले से बहुत पैसा है, तो साला उसको थोड़ा सा और पैसा मिलेगा तो उसको कुछ फील नहीं होगा, बट बेचारा अपना वो जो गरीब रहेगा मेरे जैसा, ठीक है, या फिर तुम लोगों के जैसा, तो उनको अगर हम लोग एक 10 रुपए की नोट दे देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, अरे मुझे 10 रुपए मिले, चलो चलो अच्छी बात है अच्छी बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर लोअर टेम्परेचर पे हम लोग रहेंगे तो अरे नहीं रे कुछ भी। ओके, तो अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर पे रहेंगे तो हम लोगों के पास पहले से एनर्जी बहुत कम है या फिर एंट्रोपी बहुत कम है, तो तभी अपने को थोड़ी सी भी हीट मिल गई तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील होगा, हम लोगों की एंट्रोपी बहुत बढ़ जाएगी। बट हायर टेम्परेचर पे पहले से एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग अगर एनर्जी दे देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हम लोग वाइंड अप कर देंगे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है। ओके, चलो बाय सर। बाय बाय।